ओके आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 8 सिविल प्रोसीजर कोड। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन या एक छोटी सी चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो तरीके के लॉज होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है, एक चैप्टर है आपका सीआरपीसी, शायद उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया हो, बट आई एम कंसिडरिंग कि किसी को कुछ नहीं याद है तो फिर से इस चीज का एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल लॉ और एक होता है सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ वो लॉ होता है जो सजा बताता है। क्या आप हमें कोई ऐसा लॉ बता सकते हैं विच टेल्स अबाउट द पनिशमेंट, कि अगर आपने ये किया तो ये पनिशमेंट होगी, अगर आपने ये किया तो ये सजा मिलेगी? वो कौन सा लॉ है जो सजाएं बताता है? और मेरे क्वेश्चन खत्म करने के पहले ही इंटेलिजेंट बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, आईपीसी। एब्सोल्युटली राइट, इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड वो लॉ है जो कि सजाएं बताता है, जिसको हम लोग सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। इसके अलावा प्रोसीजरल लॉज भी होते हैं। ये प्रोसीजरल लॉ सजा नहीं बताते हैं, बट दे टेल द प्रोसीजर, हाउ टू अप्रोच द कोर्ट, हाउ टू अप्रोच द अथॉरिटीज, कैसे एक्शन लिया जाएगा। इनको कहा जाता है प्रोसीजरल लॉज। जब हम लोग प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो हम लोगों को पता है कि हमारे लॉ के अंदर दो तरीके के केसेस होते हैं, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस का प्रोसीजर बताता है सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल केसेस का प्रोसीजर बताता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। शॉर्ट में सिविल प्रोसीजर कोड को हम लोग सीपीसी कहते हैं। ठीक है, सीपीसी, ये देखो, सिविल प्रोसीजर एंड कोड। और सीआरपीसी हम लोग कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को। ओके, तो कभी भी आपके सामने सीआरपीसी वर्ड यूज हो तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि दे आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड व्हेनेवर वी आर यूजिंग द वर्ड सीपीसी। बल्कि अब हम लोग पूरा नाम नहीं लेंगे, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं बोलेंगे। वी आर गोइंग टू सिंपली यूज द वर्ड सीपीसी एंड सीआरपीसी। ओके, अब प्रोसीजर क्या चीज है? प्रोसीजर में क्या बताया जाता है? सिविल मैटर्स जब होते हैं तो उनका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे समन भेजा जाता है, कैसे एक्शन लिया जाता है, टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं जो हम लोग सिविल केसेस में यूज करते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। इसी का ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसको सीआरपीसी कहते हैं और वो एक अनदर चैप्टर में कवर्ड है, राइट? तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सिविल केसेस का प्रोसीजरल मैटर। याद रहे, ये चैप्टर हमको ये बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि सजाएं क्या होती हैं, कि अगर आपने कोई सिविल केस किया है या अगर आपने कोई सिविल ऑफेंस किया है तो उसकी क्या सजा होगी। नो, ये सिर्फ और सिर्फ हमको प्रोसीजर बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमको कानूनी वर्ड्स बताएगा, लीगल वर्ड्स बताएगा, उनका मीनिंग बताएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट इज नोन एज सिविल प्रोसीजर कोड। एंड एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बल्कि अगर हम आपसे ये कहें कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में, अब जो हम बोलने वाले बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात है। अगर हम आपसे पूछें या अगर हम आपसे कहें सिविल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी और सीपीसी में एग्जाम के लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट तो सीपीसी है, लेसन नंबर 8। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा उल्टा चलता है, वो इम्पोर्टेंट के हिसाब से तो चलता ही नहीं है ना? तो आई एम एज पर द पास्ट क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, सीपीसी इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से देखोगे तो भी सीपीसी ज्यादा बड़ा है, बट आई कैन नॉट अश्योर यू कि सीपीसी से ज्यादा आएगा और सीआरपीसी से कम आएगा। तो कुल मिला के हर चीज का नटशेल मेरा यही होता है कि यू हैव टू डू बोथ द चैप्टर्स। ठीक है, हाँ, इस चैप्टर में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको पढ़ के आपको मजा आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। जब भी ऐसे चैप्टर्स आते हैं ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सीआरपीसी है, आईपीसी है, तो आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, वो ये कि हमें क्यों पढ़ा रहे हो? हम तो सीधे साधे कंपनी सेक्रेटरी बनने वाले हैं। हम कंपनी के बारे में देखेंगे, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को देखेंगे, तो हम क्यों पढ़ें सिविल मैटर्स, हम क्यों पढ़ें क्रिमिनल मैटर्स?
हाँ, आईपीसी पढ़ते वक्त आप ये नहीं पूछते, क्योंकि कहीं ना कहीं आईपीसी पढ़ने में आपको मजा भी बहुत आता है, किस चीज की कितनी सजा है ना, डेथ पनिशमेंट कब होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कब होती है। बट व्हेन वी कम टू सीपीसी एंड सीआरपीसी, तो एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है वो ये कि भाई हम क्यों पढ़ें ये चैप्टर, ये लॉ तो लॉयर्स को पढ़ना चाहिए। We are not going to deal in civil matters, we are not going to deal in criminal matters, we are going to deal only and only in company law matters. Then how we are concerned? अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि भले ही डायरेक्टली ये चीजें आपके परव्यू में नहीं आती हैं, बट इमेजिन करिए आप जिस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, उस कंपनी ने कोई गलत काम किया, सिविल नेचर का कोई ऑफेंस किया या क्रिमिनल नेचर का कोई ऑफेंस किया, ओके। अब आपके कंपनी के नाम का समन आ गया। समन का मतलब क्या होता है? बुलावा, ठीक है। लीगल नोटिस आ गया, चलो समन भी छोड़ो, लीगल नोटिस आ गया आपके कंपनी के नाम पर। नाउ आपकी कंपनी में जब भी कोई ऐसा लीगल एक्शन होगा, सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी को बुलाया जाता है कि भैया देखो ये किस चीज की चिट्ठी आई है, ये किस चीज की नोटिस है। नाउ कंपनी सेक्रेटरी उस नोटिस को पढ़ेगा, उस लीगल नोटिस को पढ़ेगा और बताएगा कंपनी को कि हमसे क्या डिफॉल्ट हुई है, हमारी कंपनी से क्या गलत काम हुआ है जिसके लिए गवर्नमेंट ने, जिसके लिए लॉ ने हमको ये चिट्ठी भेजी है। नाउ वेदर दैट समन इज अ जेन्युइन समन और नॉट, वो प्रोसीजरली सही हो रहा है कि नहीं, वो समन सही तरीके से भेजा गया है कि नहीं, उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, इन सब चीजों की वर्किंग नॉलेज आपको आनी चाहिए। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये जितनी भी चीजें हैं इनकी एक्सपर्ट नॉलेज आपको होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आती होगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में जितने भी लॉज हैं, इन सारे लॉज की एक्सपर्ट नॉलेज इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। तभी आप देखो हर लॉ का एक छोटा छोटा चैप्टर है, जबकि आप बता सकते हो ऐसा कौन सा लॉ है आपके सब्जेक्ट में जिसके ऊपर पूरा चैप्टर नहीं पूरा सब्जेक्ट है। कैन यू नेम दैट लॉ जिसपे पूरा चैप्टर नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है, वो कौन सा लॉ है? टाइप कर रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। कंपनी लॉ, एब्सोल्युटली। अब आप देखो जहां एक तरफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतने सारे छोटे छोटे अलग अलग लॉज हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखते हैं कंपनी लॉ को, तो दैट इज वन सिंगल लॉ कंप्राइजिंग ऑफ फुल 100 मार्क सब्जेक्ट। So, company secretaries are required to have expert knowledge in company law and only a working knowledge in all these laws. ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीजर में वी आर गोइंग टू जस्ट हैव द वर्किंग नॉलेज। तो देखो लिखा है द कंपनी सेक्रेटरी एंड सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ अ कंपनी नीड्स टू बी फेमिलियर विद एसेंशियल्स ऑफ द बेसिक प्रोसीजरल लॉज ऑफ द कंट्री। आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको ये तो पता होना चाहिए भैया सिविल प्रोसीजर क्या होता है, आपको ये तो पता होना चाहिए समन क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए समन दिखता कैसा है, किसके नाम पे आता है, कोर्ट क्या होता है, कौन से कोर्ट के पास जाया जाता है, ये बेसिक नॉलेज है। डेफिनेटली आपकी कंपनी आपसे ये नहीं कहेगी कि कंपनी का केस लड़ने लग जाओ सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में, बट कंपनी सेक्रेटरी और द सेक्रेटेरिएट स्टाफ दे शुड बी हैविंग अ वर्किंग नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, ओके। और इसी के लिए देखिए उन्होंने लिखा है, कह रहे हैं सच मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी रेंडर्ड बाय कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर सेक्रेटेरिएट एग्जीक्यूटिव टू द लाइन मैनेजमेंट for safeguarding the interest of the company, and it has been endeavored in this chapter to summarize one of such aspects of Indian procedural laws। और ये कोशिश करी गई है कि इन डिटेल नहीं बट हाँ एक वर्किंग नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ पहली चीज जो आपको समझ में आ गई कि प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं, सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है। दूसरी चीज हमें एज अ कंपनी सेक्रेटरी क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी अब आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, फाइन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें एम एंड स्कोप लिखा है, आपका मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली आएंगे यहाँ से जहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये लॉ स्टार्ट हो रहा है। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स नाउ, जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
और सब कॉन्सेप्चुअल है, बहुत आराम से कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, याद बाद में करेंगे। एक बार जब हम आपको उसका मीनिंग समझा देंगे उसके बाद आई विल मेक यू अंडरलाइन कि भाई एग्जाम के लिए इतना मार्क कर लेना, इतना याद कर लेना, दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, चलो सबसे पहला जो वर्ड है जो इस लॉ के अंदर डिफाइंड है वो है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि उस केस का कारण क्या था, उस फाइट का कारण क्या था। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कोई सिविल मैटर चल रहा है, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में सिविल मैटर चल रहा है किस चीज से रिलेटेड, आपने कहा मैम उनका प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा हुआ है, दिस इज द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब वो कारण जिसकी वजह से केस हुआ है, वो कारण जिसको लॉ में प्रूफ किया जाना है, जिसको कोर्ट में प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रॉपर्टी मेरी है, हम क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी है, पहले तो ये बताओ अगर मेरा और आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर हुआ है तो ये सिविल केस है कि क्रिमिनल केस है, पहले तो यही डिफरेंशिएट करो, इसमें सीपीसी लगेगा कि सीआरपीसी लगेगा, बताइए। मेरे और आपके बीच में सिविल मैटर है, ओके, हाँ सबने आंसर दे दिया सिविल। मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली अ सिविल मैटर। और अगर ये सिविल मैटर है तो हमारे बीच में क्या लगेगा, सीपीसी लगेगा। नाउ अगर मेरे और आपके बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा चल रहा है, हम क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी है, आप क्लेम कर रहे हो प्रॉपर्टी आपकी है, सो द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज द कॉज ऑफ एक्शन। एक्शन का कॉज क्या है, ठीक है, इसको कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन। तो आप खुद सोच के देखो किसी भी केस में कॉज ऑफ एक्शन होना जरूरी है, अगर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो फिर केस ही क्यों होगा। तो देखिए लिखा है डेफिनेशन, कॉज ऑफ एक्शन, इतना ही मार्क कर लेना, कॉज ऑफ एक्शन मीन्स एवरी फैक्ट दैट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ to prove in order to support his right to the judgment of the court। पहले तो हमको बताओ ये प्लेंटिफ क्या लिखा हुआ है। किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं, एक वो जो केस करता है, जो केस करता है जिसने कंप्लेंट फाइल करी है, कंप्लेंट को ही हम लोग सिविल लॉ के अंदर प्लेंट कहते हैं। तो जिसने भी कंप्लेंट फाइल करी है वो होता है प्लेंटिफ, और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी है, जो खुद को डिफेंड करेगा, वो होता है डिफेंडेंट, राइट। तो ये दो पार्टीज होती हैं किसी भी केस में, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक है। अब कह रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन मींस एवरी फैक्ट दैट इट वुड बी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव। उस केस में प्लेंटिफ जो प्रूव करेगा वही फैक्ट है, वही कॉज ऑफ एक्शन है। तो अगर मेरे और आपके बीच में झगड़ा हुआ तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, so इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप इज द कॉज ऑफ एक्शन। So I hope the first definition is very clear to all of you। cause of action का मतलब क्या हुआ, वो रीजन, वो कारण जिसकी वजह से केस हुआ है, जो चीज हम प्रूव करना चाहते हैं कोर्ट में, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। इज कॉज ऑफ एक्शन वेरी क्लियर टू एवरीवन? बिकॉज अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग कि सबको समझ में आ गया है, ठीक है, फाइन फाइन फाइन। अब हम लोग अगले 3 वर्ड्स पे चर्चा करने वाले हैं और अगले 5 से 10 मिनट हम लोग इन्हीं वर्ड्स पे ही चर्चा करेंगे। ओके, हैव यू एवर हर्ड कि हम लोग कहते हैं कोर्ट ने जजमेंट दिया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। ये 2 वर्ड्स हैं जो आपने सुने होंगे, जजमेंट एंड ऑर्डर। इन्हीं में ही हम लोग एक नया वर्ड और इंट्रोड्यूस करते हैं, डिक्री। डिक्री वर्ड जब भी आपके सामने आता है तो आपको ये बताया जाता है डिक्री का मतलब होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अब देखो जरा आपके सामने तीनों शब्द जो आए हैं, जजमेंट का मतलब भी वही होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर का मतलब भी वही होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट, और डिक्री का मतलब भी वही होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट। बट यहाँ सिविल प्रोसीजर के अंदर पहले जब कभी बच्चे पूछते हैं ना कि मैम डिक्री का मतलब क्या होता है, तो हम लोग कह देते हैं जजमेंट ऑफ द कोर्ट। मैम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिक्री ऑफ द कोर्ट, जजमेंट ऑफ द कोर्ट। दैट मीन्स वी यूज द वर्ड इंटरचेंजेबली। बट
सिविल प्रोसीजर कोड में डिफरेंस बताया गया है इन 3 शब्दों में। एक्चुअल में ये 3 शब्द अलग अलग होते हैं। जजमेंट अलग है, ऑर्डर अलग है, डिक्री अलग है। ठीक है, अब बिल्कुल इजी शब्दों में, कुछ नहीं देखना क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये 3 चीजें क्या हैं। जजमेंट क्या होता है, डिक्री क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। एक बार हम लोग इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर हम लोग इसको बुक से रीड करेंगे। ठीक है, देखिए, कोर्ट में जब भी कोई केस होता है, एक केस फाइल हुआ, 2 पार्टीज हैं, ए पार्टी बी पार्टी, दोनों की बातें सुन के और तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। ठीक है, और कोर्ट ने कहा कि भाई ए पार्टी जीत गई है, बी पार्टी हार गई है। ये जो कोर्ट का फॉर्मल डिसीजन होता है, इसको कहा जाता है डिक्री, द फॉर्मल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। कोर्ट में एक सूट फाइल हुआ, केस फाइल हुआ, उस केस का फाइनल डिसीजन आया। फाइनल डिसीजन में कुछ पार्टी जीती होगी, एक पार्टी जीती होगी, एक पार्टी हारी होगी, या व्हाटएवर। द फाइनल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट इन अ सूट इज नोन एज अ डिक्री। ठीक है, नाउ ऑर्डर क्या होता है? कोर्ट जो भी ऑर्डर मीन्स एनी एक्शन, एनी स्टेटमेंट मेड बाय द कोर्ट। बहुत आराम से समझना, भी हम बहुत आराम से इसको डिफाइन भी करेंगे। एनी स्टेटमेंट मेड बाय द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोर्ट में सूट नहीं फाइल किया, हमने एक एप्लीकेशन दी कोर्ट में, हमने एक अर्जी दाखिल करी। अर्जी मीन्स हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी फॉर सम रीजन, केस नहीं फाइल किया, हमने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, तो ये रद्द की जाती है। ठीक है, क्या कोर्ट ने किसी केस का डिसीजन दिया है? अभी हम सिर्फ 2 शब्दों की बात कर रहे हैं, डिक्री और ऑर्डर की। ठीक है, हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा, हमने कोर्ट में केस फाइल किया, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में केस हुआ, उस केस का डिसीजन आया, डिसीजन में जज ने कहा मिस्टर ए जीत गए हैं, मिस्टर बी हार गए, और केस वहां पे खत्म हो गया। दिस इज व्हाट इज अ डिक्री। ठीक है, लेकिन मान लीजिए केस के बीच में, ठीक है, अब अपने आप बताना, केस के बीच में कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कोर्ट ने ये कहा जब तक ये केस चल रहा है तब तक मिस्टर ए या मिस्टर बी इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे नहीं। ठीक है, कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया, जब तक ये केस चल रहा है तब तक इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा। क्या आप हमको बता सकते हैं ये डिक्री है कि कोर्ट का ऑर्डर है? बताओ, दिस इज अ डिक्री और दिस इज एन ऑर्डर। ये डिक्री नहीं है, ये ऑर्डर है। डिक्री तो डिसीजन होता है, ये कोर्ट ने डिसीजन थोड़ी ना दिया। कोर्ट तो ये कह रहे जब तक हमारा केस चल रहा है तब तक ये प्रॉपर्टी बेची नहीं जाएगी। दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ए जीता है कि बी जीता है, कि ए हारा है बी हारा है। नो, कोर्ट ने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास किया, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ ऑर्डर। सिमिलरली, हमने कोर्ट में कोई सूट फाइल नहीं करा, हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी। कोई एप्लीकेशन दी कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि भाई आपने जो हमको एप्लीकेशन दी है, ये एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, इस वजह से हम इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। ये बताओ, कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी एप्लीकेशन को जो डिस्कार्ड किया है, ये डिक्री है कि ऑर्डर है? बताइए, ये डिक्री है कि ऑर्डर है? हमने कोर्ट में एक कोई केस नहीं चल रहा था, कोई सूट नहीं था, किसी के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुई, हमने बस कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी किसी चीज की और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को मना कर दिया। कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि आई एम डिनाइंग योर एप्लीकेशन। नाउ, उन्होंने मेरा ये जो एप्लीकेशन डिनाई करी है, ये डिक्री है कि ऑर्डर है? बताइए, दिस इज अ डिक्री और ऑर्डर। कुछ बच्चे डिक्री बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऑर्डर बोल रहे हैं। दिस इज एन ऑर्डर। डिक्री हमेशा सूट में होती है। यहाँ कोई सूट कहाँ फाइल हुआ? हमने तो कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करी, मेरा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं था, हमने किसी चीज की एप्लीकेशन फाइल करी। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, अब बताना डिक्री है कि ऑर्डर है। हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और हमने कोर्ट से कहा कि हम केस लड़ना चाहते हैं, काइंडली एक्सेप्ट माई केस। बहुत ध्यान से सुनना और हमको एक बार में ना सही आंसर चाहिए। ठीक है, हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करी और हमने कोर्ट से कहा कि हमें एक केस लड़ना है, काइंडली गिव मी परमिशन टू फाइट अ केस। आई एम नॉट फाइलिंग अ सूट,
आई एम फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू फाइल अ सूट। ठीक है, हमने एक एप्लीकेशन दी और उस एप्लीकेशन में लिखा था कि हम एक केस लड़ना चाहते हैं बी के खिलाफ। जज ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने मेरी इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। उन्होंने कहा ओके यू कैन फाइल अ सूट। ये जो जज ने हमको केस लड़ने की परमिशन दी है, ये जज का ऑर्डर है कि डिक्री है? ऑर्डर। वेरी गुड। I think now you are understanding the difference between decree and order. डिक्री केस में होती है, सूट में होती है, फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन जज द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर, जो कि डिक्री नहीं होती। ऑर्डर इज नॉट अ डिक्री, डिक्री इज समथिंग डिफरेंट, ऑर्डर इज समथिंग डिफरेंट। तो एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मीन्स अ केस डिसीजन, जब कोर्ट किसी केस का डिसीजन देता है वो डिक्री होती है। और जज द्वारा दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, जरूरी नहीं है कि वो केस का फाइनल डिसीजन हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर। यहां तक की बात क्लियर है सबको? यहां तक डिक्री और ऑर्डर क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। अब समझो जजमेंट क्या होता है। देखिए, जैसे एक केस हुआ, केस के बीच में कई बार कोर्ट ने ऑर्डर पास करे अलग अलग टाइम पे, और लास्ट में जब केस खत्म हुआ तो उन्होंने डिक्री दे दी। ठीक है, इन्हीं ऑर्डर्स और डिक्री, अच्छा ध्यान करो, जब आप टीवी देखते हो, कोर्ट का कोई सीन होता है, तो आपने देखा होगा कि जज साहब जो होते हैं वो ऊपर बैठे कुछ लिखते रहते हैं, है ना, और लास्ट में वो बोलते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हम ये फाइनल स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। ओके, जजमेंट इज एक्चुअली अ कॉपी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिक्री। मतलब जो ऑर्डर, जितने भी उस केस के अंदर जितने भी ऑर्डर पास हुए, उस केस के अंदर जो फाइनल डिक्री पास हुई, उनके बेसिस पे एक रिटन कॉपी तैयार की जाती है जिसको जजमेंट कहा जाता है। और उसी जजमेंट की कॉपी में आपको रीजंस भी लिखने पड़ते हैं कि भाई मान लो उन्होंने डिक्री दी, मिस्टर ए जीत गए, यहाँ कहानी खत्म थोड़ी ना होती है। जज को बताना पड़ेगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स मिस्टर ए जीते हैं, कौन से सबूत थे जो मिस्टर ए के फेवर में थे, कौन से सबूत थे जो मिस्टर ए के अगेंस्ट में थे। तो व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच मिस्टर ए हैज वन द केस। तो जो ये एडजुडिकेशन था कि मिस्टर ए जीत गए, ये डिक्री है। और वो रीजंस सपोर्ट करते हुए जो स्टेटमेंट बनाया गया कि भाई इस केस में ये ऑर्डर पास हुए, इस केस की डिक्री ये थी, इस डिक्री के ये कारण थे, ये जो एक कॉपी बनाई जाती है इसको कहा जाता है जजमेंट। तभी हम लोग कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो कि जब भी हम लोग कहीं अपील फाइल करने जाते हैं तो अपील फाइल करते वक्त जजमेंट की कॉपी लगती है। ये सुना है आपने, मेरे ही मुंह से सुना होगा कि अगर आप कभी अपील फाइल करने जा रहे हो तो जिस कोर्ट के सामने आप अपील फाइल करने जाओगे ना, वो कोर्ट आपसे कहेगा कि प्रीवियस वाले कोर्ट की डिक्री ना बताओ, ऑर्डर ना बताओ, उसकी जजमेंट की कॉपी दो। रिटन फॉर्म में हमें वो कॉपी दो, वो जजमेंट दो जिसमें लिखा हुआ है कि उस केस में फाइनली क्या क्या हुआ। These are the three words: judgment, decree and order. फर्स्ट फेज में अभी हमने आपको एक बेसिक सा मतलब बताया, इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज कर देते हैं। किसी भी सूट में जो केस होता है, किसी भी केस में, किसी भी सूट में जो फाइनल डिसीजन होता है, जिसमें एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, किसी के राइट्स या ऑब्लिगेशन डिसाइड होते हैं, वो होती है डिक्री। एनी स्टेटमेंट मेड बाय द जज वेदर इन अ सूट और अदरवाइज, चाहे कि हो सकता है केस के बीच में भी हो सकता है सूट के बाहर भी हो, एनी स्टेटमेंट मेड बाय द जज विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर। ठीक है, एंड ऑर्डर और डिक्री के बेसिस पे जो रिटन कॉपी तैयार की जाती है विच इज सपोर्टेड विद रीजंस, दैट इज व्हाट इज नोन एज अ जजमेंट। पहले हमको बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? इज एवरीथिंग क्लियर टिल नाउ? एक बार में समझ आता नहीं है, आप इंटेलिजेंट हो इसलिए आ रहा है। कैसे इंटेलिजेंट हो गए? घर में रहते रहते हो गए, हमें लग रहा है। इतनी इंटेलिजेंस कैसे आ गई घर पे रहते रहते? यहां तक समझ आ गया? अगली बात बोलें फिर? ठीक है, अगली बात हम बोलेंगे नहीं,
आप बताओ, ठीक है, गेस करके बताना। डिक्री, कोर्ट ने जो डिक्री पास करी, जो डिसीजन दिया है, ये बताओ कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, डिक्री पास करी है, इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं? कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, डिक्री दी है, डिक्री, ए जीत गए बी हार गए, इज दिस अपीलेबल? क्या डिक्री अपीलेबल होती है? यस या नो में आंसर दीजिए। इज डिक्री अपीलेबल? डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं? हाँ, हायर कोर्ट में करेंगे ऑब्वियसली। डिक्री के खिलाफ अपील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कुछ बच्चे कह रहे नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो आप अपील नहीं कर सकते उसके खिलाफ? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। कोर्ट ने, नो कैसे आंसर दे रहे हो भाई? नो कैसे आंसर दे रहे हो? किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, ठीक है, हम फर्स्ट अपील पूछ रहे हैं, सेकंड अपील कहां पहुंच गए बेटा? अभी हम सेकंड अपील पहुंचे ही नहीं, अभी तो हम सिर्फ फर्स्ट अपील की बात कर रहे हैं। हाँ, वी कैन इन एपेलेट अथॉरिटी, डेफिनेटली। किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसके खिलाफ अगर हमें अपील करना है तो हम अपील कर सकते हैं कि नहीं? यस कर सकते हैं, एपेलेट अथॉरिटी के सामने। बचपन से तो यही पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है। ये फर्स्ट अपील होती है। अब एक बात बताइए, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, कोर्ट ने कहा कि जब तक ये केस चल रहा है, इस केस के चलते हुए दोनों पार्टीज इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचेंगी। ये कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। क्या कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकते हैं? क्या ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकते हैं? नो। आपको डिफरेंस समझ में आया? हमने कोर्ट से कहा कि भैया हम केस फाइल करना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा नहीं, आपको केस फाइल करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। क्या ये भी अपीलेबल है? नो। ऑर्डर्स जो होते हैं वो जनरली अपीलेबल नहीं होते हैं। और यहां आता है डिक्री और ऑर्डर का अगला डिफरेंस। ये डिक्री है, ये ऑर्डर है। सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखा था, डिक्री जो होता है वो फाइनल एडजुडिकेशन होता है। फाइनल एडजुडिकेशन मतलब किसी भी डिस्प्यूट का जो फाइनल डिसीजन है वो होता है। एंड एनी स्टेटमेंट मेड बाय द जज, ठीक है, वो क्या होता है? ऑर्डर। अगर हम लोग बात करते हैं अपील की, तो डिक्री जो होती है उसमें अपील फाइल की जा सकती है, फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी। फर्स्ट अपील भी और सेकंड अपील भी का मतलब समझे क्या हुआ? फर्स्ट अपील का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लो डिसीजन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हमने अपील फाइल करी हाई कोर्ट में, ये हो गई फर्स्ट अपील। हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, हम सेटिस्फाइड नहीं थे, हमने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, ये हो गई सेकंड अपील। तो डिक्री में अपील हो सकती है, फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकंड अपील भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर्स जो होते हैं इसमें अपील नहीं हो सकती जनरली। जनरली का मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अपीलेबल होते हैं, कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो अपीलेबल होते हैं, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे पूछें, हमने आपसे पूछा बेटा टेस्ट रखें कि ना रखें, इसमें आप अपील करो कि हाँ रखे ना रखे, आप अपनी ओपिनियन दो। लेकिन अगर हमने क्लास में किसी बच्चे को डांट दिया, हमने कहा आप क्लास के बाहर निकल जाओ, इसमें कोई सुनवाई थोड़ी ना होगी। दैट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय मी, दैट वाज नॉट अ सजेशन गिवन बाय मी, दैट वाज अ स्टेटमेंट। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें डिक्री और ऑर्डर में, तो पहली चीज, डिक्री फाइनल एडजुडिकेशन होता है जो राइट या लाइबिलिटी स्टैब्लिश करता है, ऑर्डर इज अ स्टेटमेंट मेड बाय द जज। डिक्री में हम अपील कर सकते हैं, दोनों अपील, फर्स्ट अपील भी हो सकती है, सेकेंड अपील भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जनरली अपीलेबल नहीं होते हैं एक्सेप्ट अपीलेबल ऑर्डर्स। अपीलेबल ऑर्डर्स कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिनमें अपील हो सकती है, इसके अलावा किसी भी ऑर्डर में अपील नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं ना, इसमें भी सिर्फ फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं हो सकती। फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील नहीं हो सकती। हमको बताओ यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं? अभी बुक में क्या लिखा है हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी सिर्फ हम लोग की पंचायत चल रही है। यहां तक समझ में आया? जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो जरा ज्यादा अच्छे से बताएं समझ में आया कि नहीं।
आई होप इट इज क्लियर, नो? क्लियर है ना? बिल्कुल, ये डिफरेंस क्लियर है। और जजमेंट, जजमेंट से अपील नॉन अपील की बात ही नहीं होती, क्योंकि जजमेंट इज जस्ट अ रिटन कॉपी, इट इज जस्ट अ रिटन स्टेटमेंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। और अब हम लोग धीरे धीरे करके इसको बुक से रीड करेंगे, ठीक है? पढ़ें, चलो देखो, सबसे पहले रीड करते हैं हम लोग जजमेंट। कुछ लिखना हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है? Judgment, as defined under Section 29 of the Civil Procedure Code, means statement given by the judge on the grounds of decree and order. कह रहे हैं डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे वो जो स्टेटमेंट तैयार की गई है, वो जो रिटन कॉपी तैयार की गई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जजमेंट। दस, जजमेंट मस्ट सेट आउट ग्राउंड्स एंड रीजंस फॉर द जज टू हैव अराइव्ड एट द डिसीजन। यानी जजमेंट में प्राइमरीली ये लिखा होगा कि हम इस जजमेंट तक कैसे पहुंचे। अगर हम कह रहे हैं मिस्टर ए इस केस में जीत गए हैं तो कैसे जीते, अगर हम कह रहे हैं मिस्टर बी इस केस में हार गए हैं तो क्यों हार गए हैं। तभी आप याद करो, जब भी कोई लॉयर अपना कोई सबूत या गवाह पेश करता है तो वो ये बोलता है पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। सुना है पिक्चरों में ऐसा बोलते हैं ना, पॉइंट टू, पिक्चरों में ही सुना होगा, असली में कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते होंगे। तो पिक्चरों में बोलते हैं ना पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। तो वो कहता है कि मिलॉर्ड आप ये पॉइंट नोट करिए, क्योंकि जब आप जजमेंट की कॉपी बनाएंगे ना तब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि वकील साहब जो है वो जज से कह रहे हैं कि नोट्स बनाओ बैठ के, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करो। वो ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट को नोट करिए, क्योंकि जब आप जजमेंट की कॉपी बनाएंगे और उसमें आप रीजंस लिख रहे होंगे तो दिस पॉइंट कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये कह रहे हैं जजमेंट एक स्टेटमेंट होता है जो डिक्री और ऑर्डर के बेसिस पे दिया जाता है, और वो ग्राउंड्स और रीजंस देता है जज को टू हैव अराइव्ड एट द डिसीजन, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, judgment is the decision of the court of justice upon respective rights and claims of the parties to an action in a suit submitted to it for determination. ये होता है जजमेंट। डिक्री पढ़ लेते हैं। डिक्री में कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। मैम ये लाइन तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, व्हाट इज एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन इज द डिस्प्यूट, द केस। कह रहे हैं उस केस का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है, फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है? विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कॉन्क्लूसिवली। कॉन्क्लूसिवली मतलब वो केस का एंड डिसाइड करता है। यही तो हुआ डिक्री, कौन जीता कौन हारा। कॉन्क्लूसिवली केस का एंड डिसाइड कर रहा है। डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, किस पार्टी को क्या मिला, किसको नहीं मिला, कौन जीता कौन हारा, ठीक है? विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कॉन्ट्रोवर्सी, किससे रिलेटेड? जो मैटर था, जो कॉज ऑफ एक्शन था, उससे रिलेटेड, ठीक है? और कह रहे हैं ये जो डिक्री होती है ये दो तरीके की हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री। कई बार केस के स्टार्टिंग में एक छोटी सी डिक्री या एक फॉर द टाइम बिंग की एक डिक्री दे देता है कोर्ट, वो होता है प्रिलिमिनरी डिक्री, कि भाई फॉर द टाइम बिंग हमने ये डिसीजन दिया है और मेरे इसी डिसीजन के बेसिस पे हम अभी एक फाइनल डिसीजन और देंगे। तो वो जो स्टार्टिंग में दी जाती है वो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, और फाइनली केस के एंड में जो दी जाती है वो फाइनल डिक्री होती है। तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? अगर आप इसको पॉइंट वाइज ऐसे याद करोगे ना तो आपके लिए याद करना इजी हो जाएगा। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन है, ठीक है, जो कि कौन एक्सप्रेस कर रहा है? कोर्ट एक्सप्रेस कर रहा है। कॉन्क्लूसिवली क्योंकि केस के एंड की बात कर रहे हैं। क्या डिटरमाइन कर रहा है? पार्टीज की राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइन कर रहा है। किससे रिलेटेड? कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड। दो तरीके की डिक्री होती है, प्रिलिमिनरी डिक्री एंड फाइनल डिक्री, ठीक है? इसी के देखो एसेंशियल्स भी दिए हुए हैं। कह रहे हैं देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन। पढ़ लो, चारों पॉइंट्स पढ़िए, सेम है, रीड करिए, चारों पॉइंट्स एग्जैक्टली सेम है।
यहां तक हमको बताओ जजमेंट और डिक्री में जो लिखा है वो सबको क्लियर है? एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इन जजमेंट एंड डिक्री? इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद हो जाएगा ना? वर्ड्स पकड़ो तो याद हो जाएगा। ज्यूरिस में नंबर लाने के लिए वर्ड्स पकड़ो, थोड़े थोड़े इसके वर्ड्स पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे अगर डिक्री पूछते हैं तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, कॉन्क्लूसिवली, डिटरमाइनिंग राइट्स ऑफ पार्टीज, ये सारे शब्द अगर आप यूज कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल फेच मोर मार्क्स, ठीक है? तो डिक्री हो गया, जजमेंट हो गया। अब जरा देखते हैं, बीच में देखो नए वर्ड्स और आ गए हैं, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, ये अभी हम पढ़ाएंगे। पहले अपना लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। ऑर्डर, यही पढ़ना बचा था। ऑर्डर कह रहे हैं, ऑर्डर as set out in the code means formal expression of any decision of a civil court which is not a decree। कह रहे हैं ये एक स्टेटमेंट होता है जो जज देता है, जो डिक्री नहीं होता। अब आप सोच के देखो, डिक्री के अलावा जज ने जो भी बात कही है वो सब ऑर्डर ही तो हुआ। डिक्री के अलावा जज ने जो भी डिसीजन दिया है, जज ने डिसाइड किया कि प्रॉपर्टी, जब तक केस चल रहा है प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी, ये कोर्ट का डिसीजन तो था लेकिन ये डिक्री नहीं थी। जज ने कहा जब तक केस चल रहा है दोनों पार्टी शहर छोड़ के नहीं जाएंगी, ये कोर्ट का डिसीजन तो था लेकिन ये डिक्री नहीं थी। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्डर, ठीक है? तो ये कह रहे हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट के डिसीजन का विच इज नॉट अ डिक्री। अब हमको ये बताओ, हमने आपको बताया था ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? बताइए, आर ऑर्डर्स अपीलेबल? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, हमने क्या बोला था? ऑर्डर्स कभी नहीं अपीलेबल होते हैं या कभी कभी अपीलेबल होते हैं? बताइए, हमने आपको बताया था, हमने बताया क्या था, हमने आपको दिखाया भी था। ये देखो, ये देखिए, हमने आपको बताया था जनरली जो ऑर्डर्स होते हैं वो अपीलेबल नहीं होते हैं। कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिनकी हम अपील कर सकते हैं और उनको हम लोग कहते हैं अपीलेबल ऑर्डर्स। एब्सोल्युटली, तब तक अपील नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड बाय लॉ। और ये वो ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल होते हैं। यहाँ हेडिंग डाल लो, देखो लिखा भी है अंडर द कोड अपीलेबल ऑर्डर्स आर, हेडिंग डाल लो अपीलेबल ऑर्डर्स। ये अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं। इन 5 के अलावा कोई और ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है, ठीक है? इन 5 के अलावा कोई और ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे अंदर क्या है, पहले तो ये समझ लो इन 5 के अलावा कोई और ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन पूछें आपसे, ये जो 5 हैं जिनमें अपील फाइल हो रही है, क्या इसमें सेकंड अपील हो सकती है? जिस स्पीड से आप हमें आंसर दे रहे हैं, हमको लग नहीं रहा है कि हमें क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है, फिर भी हम रिपीट करेंगे। हमने आपसे पूछा ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते, कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल होते हैं, ये वो कुछ ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल हैं, ठीक है? इनमें फर्स्ट अपील तो हो सकती है, सेकंड अपील हो सकती है? बताइए, इन अपीलेबल ऑर्डर्स में सेकंड अपील नहीं हो सकती, यानी कि ऑर्डर्स में अपील नहीं होती, कुछ ऑर्डर्स में अपील होती है और उनमें भी सिर्फ फर्स्ट अपील होती है। अब ये अपीलेबल ऑर्डर्स क्या होते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस थोड़ा 2-3 मिनट का सब्र करें। इसके पहले हम जरा आपको डिफरेंस पहले पढ़ा दें, ठीक है? देखो, अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है, यही तो पढ़ रहे थे हम लोग डिफरेंस, अभी अपीलेबल ऑर्डर्स हम पढ़ाएंगे आपको। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डर एंड अ डिक्री इज दैट इन एन एडजुडिकेशन व्हिच इज अ डिक्री, appeal lies and second appeal also lies on the grounds mentioned in section 100. However, no appeal lies from an order
unless it is expressly provided under section 104. कह रहे हैं no appeal lies from an order unless it is expressly provided. ये कौन से orders की बात कर रहे हैं? ये वही बात कर रहे हैं appealable orders की, ये वही appealable orders की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इनमें भी no second appeal lies in any cases at all, even in case of appealable orders. बताइए डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट की कहानी क्लियर है कि नहीं है? डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट की कहानी क्लियर है कि नहीं है, ये बता दो हमको। कॉन्सेप्चुअली समझ आया? रटा तो नहीं? अभी मौका ही कहाँ मिला रटने का। तो सब कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा बताओ, फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट क्या होता है? जल्दी जल्दी टाइप करो। फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट। अच्छा बताओ, रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, ये तो सिंपल है। रिटन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। And a statement made by the judge which is not a decree. Very good. Very good. Absolutely right. ठीक है, फाइन, ओके। अब एक चीज रह गई थी पढ़ना कि मैम ये अपीलेबल ऑर्डर्स कौन से होते हैं, वो कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ हम लोग अपील कर सकते हैं। फर्स्ट, अब ये थोड़े बड़े बड़े हैं बट हम जितना मार्क करा रहे हैं उतना पढ़ लेना, ठीक है, आपके लिए सफिशिएंट होगा। फर्स्ट पॉइंट में मार्क करूं, एन ऑर्डर फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन केस ऑफ फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम्स। फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम मतलब किसी कोर्ट में कोई केस हुआ, फॉल्स केस हुआ, झूठा केस हुआ जिसमें झूठा क्लेम हुआ। मान लीजिए कोई कोई झूठा केस हुआ जिसमें कोर्ट ने एक स्टेटमेंट क्या एक ऑर्डर दिया, कोर्ट ने एक ऑर्डर कहा कि भाई आपको इतना इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा या आपको इतनी इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। नाउ अगर वो फॉल्स क्लेम था, अगर वो झूठा केस था और कोर्ट ने फिर भी हमको ऑर्डर दिया है कुछ अमाउंट पे करने के लिए, कोर्ट के ऐसे ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद करना, एन ऑर्डर फॉर कॉम्पनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स क्लेम। तो किसी ने फॉल्स क्लेम किया, कोर्ट ने हमसे कहा कि आप उसको पेमेंट कर दो, ठीक है, कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक फॉल्स क्लेम था, ठीक है। सेकंड वाला जो है ना, उसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया ही था, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट अ सूट। रिफ्यूजिंग लीव, लीव का मतलब लिख लो होता है परमिशन, ठीक है, टू इंस्टीट्यूट अ सूट अंडर सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंसेस और wrongful act affecting the public। सेकेंड वाला जरा समझिएगा, मान लीजिए कोई ऐसा काम हुआ जिसमें पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ या पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हुआ, लोगों के साथ कुछ गलत हुआ और लोग कोर्ट में केस करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल करी और उन्होंने कहा भैया हम केस लड़ना चाहते हैं। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया कि यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट, ठीक है। पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड हमने कोर्ट से केस फाइल करने की परमिशन मांगी, लेकिन कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि हम आपको केस फाइल करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। ये जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, इस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील फाइल कर सकते हैं। हमको बताओ फर्स्ट टू क्लियर है कि नहीं? कोई दोबारा एक्सप्लेन करना है? फर्स्ट वाला कर दूं दोबारा? ओके, फर्स्ट वाले में कह रहे हैं किसी ने फॉल्स क्लेम किया। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने एक फॉल्स क्लेम किया कोर्ट पर
और उस क्लेम के बेसिस पर झूठा दावा किया, ठीक है, उस क्लेम के बेसिस पर कोर्ट ने हमसे कहा कि आप इतना इतना अमाउंट इनको पे कर दीजिए। अब कोर्ट ने ये जो मेरे ऊपर एक ऑर्डर पास किया है कि आप इतना इतना अमाउंट पे कर दीजिए, इसके खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे, क्योंकि जो क्लेम किया गया था वो क्लेम ही फॉल्स था। तो एक फॉल्स क्लेम के लिए हमसे जो पैसा मांगा गया था, उस पैसे के लिए, उस पैसे को ना देने के लिए आई कैन अपील, ठीक है। और सेकंड वाला भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सेकंड वाली में बता रहे हैं, मान लीजिए कोई पब्लिक न्यूसेंस हुआ, पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ और पब्लिक कोर्ट से परमिशन मांग रही है कि आई वांट टू फाइल अ सूट। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा कि यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे हम इस ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है जिसने जिसने पूछा था? ओके, चलो थर्ड देखते हैं। एन ऑर्डर दैट इज कॉम्पनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। कह रहे हैं किसी का अरेस्ट हो रहा है ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स। ऑर्डर दैट इज order under section 95 that is compensation for obtaining arrest attachment on insufficient ground। कह रहे हैं किसी का अरेस्ट हुआ है insufficient grounds पे। ऐसा कोई ऑर्डर अगर किसी कोर्ट ने पास किया है कि भाई insufficient ग्राउंड में उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसे ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है, ठीक है। अगला वाला भी इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं ऑर्डर imposing a fine or directing the arrest in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree। कह रहे जब तक किसी डिक्री, कोई डिक्री में ना लिखा हो, भाई कोर्ट ने एक डिक्री पास करी कि मिस्टर ए का अरेस्ट हो जाए, ये तो ठीक है, बिना डिक्री के क्या किसी का अरेस्ट हो सकता है? नो। और अगर बिना डिक्री के अगर किसी को अरेस्ट का ऑर्डर दिया जा रहा है या उसके ऊपर फाइन लगाया जा रहा है, मतलब फाइन तो तब लगाया जाएगा ना, अरेस्ट तो तब होगा ना जब केस होगा। केस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डिक्री नहीं हुई, लेकिन एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि भैया इनके ऊपर फाइन लगा दो, एक ऑर्डर पास कर दिया गया इनको जेल में डाल दो, ऐसे ऑर्डर के खिलाफ भी अपील की जा सकती है, ठीक है। और फिफ्थ वाला बड़ा नॉर्मल है, एनी ऑर्डर मेड फ्रॉम विच एन अपील इज एक्सप्रेसली अलाउड। एनी अदर ऑर्डर जिसके लिए अपील अलाउड हो, वही कहते हैं ना एनी अदर थिंग विच इज प्रिस्क्राइब। तो कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने फॉल्स क्लेम किया है, उस फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट हम अगर, मतलब उस फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट अगर हमने कुछ अमाउंट पे करा है, कुछ कॉस्ट पे करी है, वो ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड, पब्लिक न्यूसेंसेस के केसेस में पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ है, पब्लिक अगर केस फाइल करना चाहती है और कोर्ट ने केस फाइल करने से मना किया है, देन इन दैट केस ऑब्वियसली हम इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। थर्ड क्या था, बिना सफिशिएंट ग्राउंड्स के अगर अरेस्ट का ऑर्डर पास किया जा रहा है तो भी हम अपील कर सकते हैं। एंड फोर्थ, अगर बिना डिक्री के किसी के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है तो भी इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया जा सकता है। इन ऑर्डर्स के अलावा किसी और केस में अपील नहीं हो सकती और इनमें भी सिर्फ फर्स्ट अपील पॉसिबल है, सेकंड अपील नहीं हो सकती। अब 1 मिनट का समय ले लो और फिर मुझे बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? पढ़ लो आराम से एंड देन डू लेट मी नो, इज इट क्लियर? कहाँ गए सब? बता रहे हैं कि नहीं? पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? बताओ भाई। फोर्थ कह रहे हैं किसी के ऊपर फाइन लगाया गया है या किसी को अरेस्ट का ऑर्डर दिया गया है बिना किसी सूट के। अरेस्ट का ऑर्डर तो तभी होगा ना, फाइन तो तभी लगाया जाएगा ना जब कोई केस फाइल हो, उसकी डिक्री आए। डिक्री आई कि भाई
एक गुनहगार है और एक को जेल में डाल दिया जाए, दिस इज अ डिक्री, और इस डिक्री के बेसिस पे अरेस्ट होगा। लेकिन बिना डिक्री के, बिना किसी सूट के अगर किसी को ऊपर फाइन लगा दिया कोर्ट ने या किसी को अरेस्ट करने को ऑर्डर दे दिया तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। इज दैट क्लियर? हाँ, सेकंड रिपीट कर रहे हैं। फोर्थ वाला जिसने पूछा था क्लियर है? ठीक है। सेकंड वाला ये है पब्लिक न्यूसेंसेस या चैरिटेबल नेचर से रिलेटेड। जैसे पब्लिक न्यूसेंसेस मतलब पब्लिक के साथ मान लीजिए कुछ गलत हुआ, ठीक है, एज अ होल या ऑन अ होल पब्लिक के साथ कुछ गलत हुआ या पब्लिक के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो पब्लिक ने क्या किया, देखो एक छोटी सी बात समझिए, कोर्ट में केस ऐसे ही नहीं हो जाता कि हम कोर्ट में गए और हमने जाके केस कर दिया, पहले हमें केस लड़ने की परमिशन चाहिए होती है। तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली और हमने कहा कि भाई हमारा ये मैटर है और हम कोर्ट में केस करना चाहते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल अ सूट, ठीक है, देखो लिखा है रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्टीट्यूट अ सूट। उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको केस फाइल करने की परमिशन नहीं देते हैं। ये जो उन्होंने ऑर्डर पास किया है इसके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड ओके, सबको क्लियर है सारे पॉइंट्स? तो हम लोगों ने बेसिकली आज जो देखा वो क्या देखा, हम लोग ने डिक्री ऑर्डर, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी आपको याद है? कॉज ऑफ एक्शन की डेफिनेशन थी सबसे पहली। फिर हम लोग ने देखा डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट, उन तीनों का मीनिंग देखा, उनका डिफरेंस देखा। फिर हम लोग ने देखा कि जो ऑर्डर होते हैं वो जनरली अपीलेबल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अपीलेबल होते हैं, उनको हम अपीलेबल ऑर्डर्स कहते हैं। और इन अपीलेबल ऑर्डर्स में भी सिर्फ फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकेंड अपील नहीं हो सकती। फाइन, ठीक है। तो यहां पर टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप, इतना ही करेंगे। अब इसमें देखो ये दो टॉपिक रह गए हैं, जजमेंट तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये दो टॉपिक है, डिक्री होल्डर, चलो फटाफट 5 मिनट में बता ही देते हैं। ये दो डेफिनेशंस और हैं। पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कॉज ऑफ एक्शन की, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पढ़ी हम लोग ने जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर की, तीसरी डेफिनेशन है डिक्री होल्डर की और चौथी डेफिनेशन है जजमेंट डेटर की। याद करने का तरीका, डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है, ध्यान रखना, डिक्री होल्डर वो पर्सन होता है जिसके फेवर में डिक्री होती है, और जजमेंट डेटर वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट में डिक्री होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जो जीता है वो डिक्री होल्डर है, जो हारा है वो जजमेंट डेटर है। याद रखने का तरीका, डिक्री होल्डर, डिग्री होल्डर उसको कुछ मिला है, क्या मिला है? डिक्री अपने फेवर में मिली है। जजमेंट डेटर, डेटर हमेशा वो इंसान होता है जो परेशान होता है, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, कह रहे डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड, ठीक है। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज बीन पास्ड। सिंपल, ओके। तो हम लोगों ने आज कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ ली, देखो सारी डेफिनेशंस जो है इंपॉर्टेंटली वो हम लोगों ने कवर कर ली है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन पढ़ा था, फिर डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट पढ़ा, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर। फाइन टू ऑल ऑफ यू, समझ आ रहा है चैप्टर सबको? अच्छा लग रहा है? अब आप बोलोगे ठीक ठीक लग रहा है, अच्छा है ना चैप्टर? बड़ा मजेदार है, अभी आगे और भी मजेदार चैप्टर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सीआरपीसी के कंपैरिजन में आपको पता है सीपीसी ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। तो चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड्स, ओके।